हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 कृषि से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इन क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। दूसरा है, कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ये क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। दूसरा है, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इन क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तीसरा है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला गलत है और ना ही दूसरा, दोनों ही सही हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये कथन सही नहीं है। यह एक प्राथमिक क्रिया है, ये सही है। इसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है, ये भी सही है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, ये भी सही है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृदा और कल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर है से हुई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर का खेती होगा, सेरीकल्चर का रेशम उत्पादन होगा, पीसीकल्चर का मत्स्य पालन होगा, विटीकल्चर का द्राक्षा कृषि होगा और हॉर्टिकल्चर का उद्यान कृषि होगा।
एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर ये मत्स्य पालन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, ये अंगूर की खेती है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंगूर की खेती से। अगला प्रश्न है, कृषि तंत्र में महत्वपूर्ण निवेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिक। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह निम्न में से कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में गेहूं मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में चावल, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। तीसरा है, इस प्रकार की कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तीसरा है, इस प्रकार की कृषि में मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। चौथा है, इस प्रकार की कृषि में भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों कथन सही है। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक अनाज का उत्पादन करना होता है। ये कथन सही नहीं है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सूची 1 में स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम और सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झूमिंग का उत्तर पूर्वी भारत होगा, मिल्पा का मैक्सिको होगा, रोका का ब्राज़ील होगा और लद्दाख का मलेशिया होगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में चाय और कॉफ़ी सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तीसरा है, इस प्रकार की कृषि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। दूसरा है, यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के शीत कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
पहला है, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। दूसरा है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। तीसरा है, जूट और कपास मुख्य पेय फसलें हैं। चौथा है, चाय और कहवा रेशेदार फसलें हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही नहीं है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अगला प्रश्न है, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन। इसके लिए निम्न तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सही नहीं है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये सही है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये भी सही है। और यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ये कथन भी सही है। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में देश का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किस स्थानों पर एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तीसरा है, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। चौथा है, भारत में यह ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल चौथा कथन सही नहीं है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिलेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। दूसरा है, ये ऐसी फसल है जिसे अधिक वर्षा और निम्न से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तीसरा है, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। चौथा है, इनके अन्य उत्पादक देश नाइजीरिया, चीन और नाइजर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही नहीं है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मक्का।
मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मक्का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसके लिए तापमान और वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन सही नहीं है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तीव्र धूप युक्त लगभग डैश दिनों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 210 दिन। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कपास की खेती के लिए काली और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। दूसरा है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। तीसरा है, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, पटसन या जूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। तीसरा है, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चौथा है, यह फसल शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, पटसन या जूट के अग्रणी उत्पादक देश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान अधिक उपयुक्त होती है। दूसरा है, ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। कॉफ़ी की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की खोज लगभग 850 ईस्वी में काल्दीन नाम का एक अरबवासी ने किया जो डैश को चराने वाला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बकरी। अगला प्रश्न है, चाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। दूसरा है, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। चौथा है, पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। चाय ये बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यहाँ एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत छोटा होता है। दूसरा है, यहाँ एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। तीसरा है, यहाँ किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। चौथा है, यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगला प्रश्न है, आयोवा राज्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।